जय श्री राम। पिछले वीडियो का हमारा टॉपिक था कि कोई ग्रह अस्त कैसे होता है। ग्रह अस्त होने के बाद वो किस हद तक कुंडली को प्रभावित कर सकता है या फिर वो परिणाम किस प्रकार के देगा। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उदाहरण के सहित इस अस्त ग्रह के कॉन्सेप्ट को कुंडली पर अप्लाई करके देखेंगे कि अस्त ग्रहों का फलित कैसे किया जाता है या फिर इन्हें कुंडली में इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपका ये अस्त ग्रहों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और एंड स्क्रीन में भी ये प्लेलिस्ट मेरी लगाई वाली है और प्लेलिस्ट का नाम है ग्रहों का फलित। और वीडियो अगर ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए वीडियो लेकर नहीं आता हूँ कि मुझे वीडियो की क्वांटिटी बढ़ानी है या मुझे व्यूअरशिप बढ़ानी है। मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं किसी भी तरह से आपके नॉलेज में ऐड ऑन कर सकूं। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए खूब प्रयास करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे खुशी मिलती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो ये एक प्रेरणादायक विषय होता है। तो आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि अस्त ग्रह के कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से कुंडली में अप्लाई करके उसे रिजल्ट ले सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ग्रह अस्त कब होता है। जब कोई भी ग्रह सूर्य के अत्यधिक नजदीक पहुंच जाए तो हम कहते हैं कि यह ग्रह अस्त हो गया। जैसे आप इस कुंडली में देखिए, ये सूर्य यहां पर 2 डिग्री का बैठा हुआ है और ये मार्स यहां पर 6 डिग्री का है, यानी कि दोनों के बीच में 4 डिग्री का डिफरेंस है। दोनों क्लॉज कंजंक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि ये मार्स यहां पर कंबस्ट हो गया है। कंबस्ट किसने किया है? सन। ये हुआ पहली बात। अब यहां पर मार्स यानी कि मंगल अगर कंबस्ट होता है तो सबसे ज्यादा असर किस बात पे पड़ेगा? मंगल के कारकत्व पर। या मंगल के कारकत्व से संबंधित योग्यताएं व्यक्ति में या तो कम पाई जाएंगी या नहीं पाई जाएंगी। कारण क्या है कि यह मार्स कंबस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि वो सूर्य के अत्यधिक नजदीक पहुंच गया है। सूर्य के प्रकाश में मंगल पृथ्वी से हम देख नहीं पाते हैं। जब कोई भी ग्रह सूर्य के अत्यधिक नजदीक चला जाता है और पृथ्वी से उसे हम देख नहीं पाते हैं तो हम कहते हैं कि यह ग्रह अस्त हो गया है, यानी कि वो पृथ्वी से दिखना बंद हो गया है। जब कोई ग्रह पृथ्वी से दिखना बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ग्रह की एनर्जी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही है। उस दौरान जिस किसी ने भी जन्म लिया है तो उस व्यक्ति की कुंडली में अस्त ग्रह यह बताता है कि उस ग्रह के कारकत्व का अभाव व्यक्ति के जीवन में पाया जाएगा, क्योंकि उस ग्रह की एनर्जी व्यक्ति को मिली ही नहीं है। दूसरी बात, यहां पर कोई ग्रह अस्त होता है तो सबसे पहले उसके कारकत्व जो है क्या नुकसान व्यक्ति को होता है। दूसरी बात, जब अब कुंडली की आती है
तो हमें यह देखना होता है कि जो ग्रह अस्त हुआ है उस ग्रह के घर कौन कौन से हैं। अभी इस कुंडली में आप देखेंगे तो मंगल के घर है यहाँ पर, ये 7वां घर, 7वें घर के अंदर वृश्चिक राशि आती है, और ये 12वां घर, 12वें घर के अंदर मंगल की मेष राशि आती है। तो मंगल के कारकत्व के बाद में ये 2 ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि मंगल अस्त हुआ तो इन घरों के ऊपर जो है प्रभाव पड़ना निश्चित है। इन घरों के कारकत्व में हमें कमी दिखाई देगी। अब तीसरी बात आती है कि कंबस्ट किसने किया है। सन, सूर्य। तो सूर्य यहां पर कौन से घर को लेकर चल रहा है। चौथा घर। चौथा घर का मतलब मां, और सन किसका कारक है, पिता का। यानी कि सन रिप्रेजेंट करता है माता और पिता को, और मार्स करता है यहां पर जो है 7वां घर, यानी कि रिलेशनशिप को, मैरिड लाइफ को, और 12वां घर सैया सुख, बेड प्लेजर। यानी कि मंगल कंबस्ट हुआ है तो यहां पर जो है व्यक्ति का जो है मैरिड लाइफ इफेक्टेड होगा, रिलेशनशिप इफेक्ट आएगी, साथ ही साथ व्यक्ति की जो बेड प्लेजर है वो यहां पर जो है इफेक्टेड होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है मंगल 12वें घर को रिप्रेजेंट करता है, और 12वां घर जो है वो इन्वेस्टमेंट को भी दर्शाता है। तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। अब क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सूर्य से कंबस्ट हुआ है, और सूर्य रिप्रेजेंट करता है चौथा घर यानी कि माँ, और कारक ग्रह है सूर्य पिता का, माता पिता। यानी कि इसके मदर और फादर की वजह से ये व्यक्ति की मैरिड लाइफ इफेक्टेड रहेगी। रिलेशनशिप जो है में इश्यू रहेंगे, क्योंकि इसके मदर और फादर का इंटरफेरेंस ज्यादा रहेगा। ये व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने में हमेशा असहज महसूस करेगा, तकलीफें आएंगी। क्यों, क्योंकि मदर और फादर इन दोनों का यहाँ पर जो है प्रभाव रहेगा। ये किसी न किसी बात को लेकर जो है अड़ंगा डालेंगे, या फिर जो है किंतु परंतु निकालेंगे। इसकी वजह से ये व्यक्ति जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। अब यहां पर जो है मार्स यहाँ कंबस्ट हुआ है, अस्त हुआ है। इसका मतलब ये मार्स की एनर्जी यहां पर सूर्य को पास ऑन हो रही है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सूर्य मार्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्स यहां पर पूरी तरह से जो है आकाश से गायब हो गया। मार्स है, मौजूद है, मार्स का अस्तित्व है, परंतु वो सूर्य के अंदर विलीन हो गया है। अब जब कभी भी महादशा आएगी मंगल की, या मंगल कभी भी अपनी महादशा अंतर्दशा में एक्टिवेशन में आएगा, तो हम उसे रिलेशनशिप की अपेक्षा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति जो है अपनी दशाओं के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर जो है पावरलेस है। इसके पास वो एनर्जी नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि अपने रिजल्ट ऑफर कर सके। परंतु यहाँ पर जो है मंगल के कारकत्वों को और यहाँ पर इन घरों के कारकत्वों को जो है सूर्य ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जब भी सूर्य एक्टिवेशन में आएगा तो ये मंगल के पूरे रिजल्ट आपको ऑफर करेगा।
जो फल मंगल की महादशा अंतर्दशा में आपको देखने को नहीं मिले, वो सब के सब फल आपको सूर्य जब एक्टिवेशन में आएगा तो आपको मिलेंगे। और सूर्य एक्टिवेशन में कब आएगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा, कोई भी ग्रह अपनी एक्टिवेशन में कब आता है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सूर्य पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में बैठा हुआ है, और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र होता है बृहस्पति का, और बृहस्पति जब भी एक्टिवेशन में आएगा तो ये सन जो है यहां पर एक्टिवेशन में आ जाएगा। या हम इस प्रकार से करते हैं कि बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा जब आएंगे, सूर्य ऑटोमेटिक ही एक्टिवेशन में आ जाएगा और ये मंगल के फल जो है पूरे पूरे देने की शुरुआत करेगा। अब यहां पर दूसरी बात यह है कि किसी भी ग्रह के अस्त होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों ग्रह एक ही घर के अंदर हो। सूर्य के आगे वाले घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ वो भी अस्त हो सकता है, और सूर्य के पिछले वाले घर में कोई ग्रह बैठा हुआ वो भी अस्त हो सकता है। उसके लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है कि ग्रहों की डिग्री जो है ना आपस में सुटेबल होनी चाहिए। अब मंगल जो है 17 डिग्री पर अस्त होता है, और शुक्र जो है 8 से 10 डिग्री के बीच में हो तो अस्त माना जाता है। अब इस कुंडली में आप शुक्र की स्थिति देखिए, शुक्र यहाँ 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है 27 डिग्री पे, और सूर्य की डिग्री है 2 11वें घर के अंदर। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 5 डिग्री का आता है। 5 डिग्री का अंतर है, इसका मतलब ये वीनस भी यहाँ पर अस्त है। और वीनस की हम घरों को देखें तो यहाँ पर जो है ये लगन लॉर्ड है, और यहाँ पर ये छठा घर है। क्योंकि यहाँ पे वीनस जो है लगन लॉर्ड होकर अस्त हुआ है, तो व्यक्ति का जो है पर्सनालिटी डाउन होगा, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ व्यक्ति को अपने काम के द्वारा अपनी आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगी। छठे घर का लॉर्ड है, इसलिए व्यक्ति को कंपटीशन में सफलता नहीं मिल पाएगी। व्यक्ति का रूटीन बराबर नहीं रहेगा। अब चूंकि वीनस से यहां पर जो है कंबस्ट हुआ है, तो वीनस के कारकत्व भी यहां पे वीक होंगे। व्यक्ति को वो लग्जरी नहीं मिल पाएंगी, व्यक्ति फाइन आर्ट वाला काम नहीं कर पाएगा। वीनस यहाँ छठे घर को लेकर चल रहा है, व्यक्ति छठे घर से संबंधित बीमारियां हो सकती है। और ये जो आपके ये हमने बात की कि लगन यहाँ पर जो है प्रभावित हो रहा है, यानी कि पर्सनालिटी डाउन हो रही है, व्यक्ति को आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह हम जानना चाहे तो एकदम ये साफ है कि ये वीनस जो है यहाँ पर सन के द्वारा कंबस्ट हो रहा है, और सन यहाँ पे लेके चल रहा है चौथे घर को, यानी कि माँ, और 12वां घर सन खुद जो है यहाँ पर पिता का कारक ग्रह है। तो माता पिता का, मदर एंड फादर का व्यक्ति पर इतना प्रभाव रहेगा कि उस प्रभाव के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उभर नहीं पाएगा। यहां पर हमें सन की पोजीशन देखना जरूरी है। सन यहां पर मित्र के घर में बैठा हुआ है, और मित्र यहां पर जो है जुपिटर, एक तो रेट्रोगेट है और सूर्य से एकदम अपोजिट साइड में है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है। सूर्य यहाँ पर जो है अच्छी पोजीशन में है, और साथ में जो है सूर्य का डिस्पोजिटर भी यहाँ स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये सूर्य की पोजीशन यहाँ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है इसकी मदर और फादर जो है बहुत ही ताकतवर है।
इनका पर्सनैलिटी इनकी बहुत शानदार है, और इनके शानदार व्यक्तित्व के कारण ही व्यक्ति का जो है नेटिव का जो है ये पर्सनैलिटी जो है डाउन हो रही है, इसको पहचान नहीं मिल पा रही है। जब भी कोई काम करता है तो लोग कहते हैं कि इसके मदर फादर तो बहुत टैलेंटेड है, ये इसको क्या हो गया। इनके मदर फादर ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, इतने सारे मेडल्स हैं इनके पास में, इतनी सारी योग्यताएं हैं, इतना मान समाज में इतना मान सम्मान है, ये व्यक्ति इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। और इसी छाया का जो है प्रभाव व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर पड़ रहा है और आइडेंटिटी का लॉस हो रहा है। अब यहां पर भी आप देखेंगे तो जब है ना वीनस की महादशा आएंगी, तो जो है वीनस की महादशा या अंतर्दशा आएंगी, और ये जब वीनस एक्टिवेशन में आएगा तो वीनस से जुड़े हुए परिणाम आपको जो है देखने को नहीं मिलेंगे। सूर्य जब एक्टिवेशन में आएगा तो ये वीनस के भी जो है आपको परिणाम क्लियर कट देखने को मिलेंगे। जब सूर्य एक्टिवेट होगा तो ये मार्स के साथ साथ जो है वीनस के भी परिणाम देगा। आप समझ सकते हैं ये सूर्य कितना शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि क्लॉज कंजंक्शन है। तो सूर्य क्या है, गवर्नमेंट का कारक है, राजनीति का कारक है, मान स्वाभिमान का कारक है, मैनेजमेंट का कारक है। तो यहां पर सूर्य के पास में पहले से ही अफलातून ताकत है, और साथ में भी मार्स और वीनस की ताकत भी आ गई। तो सूर्य जब एक्टिवेशन में आएगा तो व्यक्ति को वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए व्यक्ति अभी तक जो है प्रयासरत था। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि कोई अस्त ग्रह अपने परिणाम किस प्रकार के देगा। हम इसके एक और उदाहरण लेंगे जिसमें हम अस्त ग्रह के प्रकरण को एक अलग नजर से देखने का प्रयास करेंगे। अब आप इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में बुध सूर्य से अस्त हो रहा है। यहां पर बुध के घर को देखिए तो बुध हमारे पर 7वें घर का अधिपति है और ये 10वें घर का अधिपति है। यानी कि 10वां घर करियर का है और 7वां घर जो है इंडिविजुअल बिजनेस का है। और मरकरी की बात करें तो मरकरी भी जो है बिजनेस को ही रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पर मरकरी अस्त हो चुका है तो व्यक्ति के अंदर जो है मरकरी से संबंधित क्वालिटी जो है कम होंगी। व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता, चतुराई, चालाकी, व्यापार आदि के गुण कम रहेंगे, उतना सक्षम नहीं रहेगा। और यहाँ पर जो है मरकरी को कंबस्ट कर रहा है सन, और सन की पोजीशन देखिए, सन यहाँ पर जो है 9वें घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9वां घर संबंध रखता है पिता से और सन का संबंध भी पिता से है। तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति का व्यापार जो है थोड़ा डामाडोल रहेगा। व्यापार में व्यक्ति उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा और इसके पीछे वजह रहेंगी इनके पिता का। इनकी पिता की वजह से ये व्यक्ति जो है अपने बिजनेस में जो है सक्सेस नहीं हो पाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये पिता का जो इंप्रेशन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली या बहुत ज़्यादा प्रभावी होने के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व दब रहा है, या फिर जो है उनकी बदनामी की वजह से व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व जो है यहाँ पर दब रहा है। इसके लिए हमें सूर्य की पोजीशन देखनी होती है। सूर्य यदि 1, 4, 7, 10, 5, 9 केंद्रीय त्रिकोण का अधिपति हो तो हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है यहाँ पर अच्छा है। अच्छा होने के कारण इनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि
व्यक्ति जो है इनके प्रभाव के कारण जो है अपना नाम नहीं कमा पा रहा है। परंतु यहाँ पे सूर्य यदि 6, 8, 12 में से किसी घर के अंदर बैठा हुआ हो तो हम कह सकते हैं कि सूर्य नेगेटिव है। पिता की बदनामी की वजह से व्यक्ति को जो है अपने कार्य क्षेत्र में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सूर्य की पोजीशन देखिए, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, मंगल की राशि है और यह मंगल देखिए, मंगल को दिग्बल प्राप्त है। यहाँ सूर्य जो है अनुराधा नक्षत्र में है और अनुराधा नक्षत्र का लॉर्ड हुआ शनि, और शनि यहाँ पर जो है छठे गंध के अंदर बलवान माना जाता है, साथ में रेट्रोग्रेड भी है और मित्र की राशि में भी है। तो यहाँ पर सूर्य का डिस्पोजिटर भी मजबूत हुआ और सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड भी मजबूत हुआ। तो यहाँ पर सूर्य बलवान है परंतु नेगेटिव है। तो हम इसको कुंडली में किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे? व्यक्ति अपने व्यापार में सक्सेस नहीं हो पा रहा है, व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है, इसको वो आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है। ये लोगों में अनएक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पिता की बदनामी के कारण व्यक्ति को परेशानी आ रही है। क्योंकि यहां मरकरी देखिए, सीधा सीधा संबंध जो है बिजनेस से स्थापित हो रहा है और यहाँ पर जो है ये कंबस्ट होने के कारण जो है सूर्य जो है यहाँ पर मरकरी को जो है मरकरी के रिजल्ट व्यक्ति को जो है मिल नहीं पा रहे, और सूर्य यहाँ पर जो है शक्तिशाली है परंतु नेगेटिव है। सूर्य का संबंध पिता से है। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी ग्रह को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसमें देखने वाली बात है कि जो ग्रह कंबस्ट कर रहा है वो ग्रह जो है शक्तिशाली कितना है। जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतनी ही बुरी तरीके से जो है अस्त ग्रह को प्रभावित करेगा। और दूसरी बात, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी अस्त ग्रह के फलित को देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ग्रह अस्त कौन सा हो रहा है। उस ग्रह के कारकत्वों को देखिए और उसके घरों को देखिए, तो वो घर और वो ग्रह के कारकत्व सबसे पहले प्रभावित होंगे। और प्रभावित कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। सूर्य कौन से स्थान का अधिपति है, उस घर के कारकत्व के कारण ही अस्त ग्रह प्रभावित होगा। कितना प्रभावित होगा? जितना सूर्य की पोजीशन स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा ही प्रभावित होगा। अगर सूर्य कमजोर है तो यह प्रभाव कम रहेगा। अगर सूर्य यहां पर 1, 4, 7, 10, 5, 9 का अधिपति है और स्ट्रांग पोजीशन में है तो यह प्रभाव जो है पॉजिटिव रहेगा। और यदि वो 6, 8, 12 का अधिपति है, 6, 8, 12 से संबंध रख रहा है किसी प्रकार का, तो वो ग्रह नेगेटिव है सूर्य। तो सूर्य के कारकत्वों के कारण और तो वास्त ग्रह जो है प्रभावित होगा, और वो जिस घर का अधिपति है उस घर के द्वारा प्रभावित होगा। यदि सूर्य पॉजिटिव है तो पॉजिटिव असर पड़ेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव असर पड़ेगा। जिस घर के अंदर ये एक्टिविटीज होती है वो घर का भी एक अपना महत्व है। इन सभी चीजों का ध्यान में रखकर हमें किसी अस्त ग्रह का इंटरप्रिटेशन करना होता है। अगर आप इन सभी लेवल पे जाकर ग्रह को चेक करेंगे और अस्त ग्रह का प्रेडिक्शन करेंगे तो
आपके प्रेडिक्शन में काफ़ी सटीकता रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।